नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन के पेपर 1 पे। ये पेपर आप जानते हैं कि हायर एजुकेशन 3 स्टेप में करा रहा है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप जो है आपका 30 अक्टूबर को हुआ है, सेकंड 13 नवंबर और लास्ट जो है 28 नवंबर को है। तो ये फर्स्ट डे का पेपर है जिसमें पेपर 1 के बारे में है। और आज हम थोड़े से पेपर को देखेंगे और इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्लास में इसकी कट ऑफ वगैरह क्या जा सकती है इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन है। इसमें अगर ओवरऑल आप बात करोगे कि कैसे क्वेश्चन रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन जो है इसमें टफ लेवल के हैं, बल्कि मॉडरेट भी नहीं कहूँगा मैं, टफ लेवल तक के हैं। 15 क्वेश्चन इजी हैं और 5 क्वेश्चन जो है ये मॉडरेट टू टफ लेवल में है, यानी कि कह सकते हैं कि पेपर का लेवल ठीक है। लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए वेब पेज कैन बी डिजाइंड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। ये वैसे डिफरेंट एग्जामों में जहां पर है ये कम्युनिकेशन कंप्यूटर का पार्ट जो है वहां पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। और इसमें जो है ये आंसर आप सी है। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन है जिसके एक दो अभी ऑप्शन में थोड़े से डाउट है, लेकिन ये श्योर है HTML जिन्होंने टिक किया है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुकी को लेके है। आप जानते हैं कि जब भी हम कोई साइट ओपन करते हैं तो वहां पर डायरेक्ट कुकी ओपन होकर के आ जाता है और आपसे पूछा भी जाता है कि ये थर्ड पार्टी कुकी या फिर बोथ कंपनीज एंड थर्ड पार्टी कुकी के थ्रू जो है आपका सर्वे किया जा रहा है। तो आप देखो ये प्रैक्टिकली हम फेस करते थे लेकिन केयर नहीं करते थे, और उसी टॉपिक पे ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये थोड़ा सा कॉमन सेंस पे करने वाला था। आप इसमें जैसे कि क्वेश्चन डायरेक्ट है कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अवार्ड या प्राइज है। तो आप जानते हैं कि नोबेल एक अलग है जिसमें से 6 प्राइजेस हैं, पीस है आपका, इसके अलावा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इस तरह से जो 6 आपके अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये तो क्लियर है, इसमें कंप्यूटर कुछ है नहीं। एबल भी लगभग फेमस है, इसके बारे में हर कोई जानता है। यहाँ पर 2 प्रॉब्लम थी। आप देखो कि एक मेडल है और एक अवार्ड है और आपसे प्राइज वर्ड पूछा हुआ है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके कर सकते थे। टर्निंग अवार्ड इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, ये वैसे अगर आपने कभी सिविल से रिलेटेड प्रिपरेशन किया हो और नेट तो आपने किया है तभी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें सिंपल क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इज, पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक। अजैविक मतलब जो इसमें लिविंग ना हो, जिंदा ना हो। तो ये आसान क्वेश्चन में काउंट किया जाएगा। अगर हम इसी पेज पे बात करें कि इसमें से टफ और इजी के फॉर्मेट में, तो इजी क्वेश्चन हम सिर्फ 1 को ले सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन 3 है 1 2 3, इसे हम मॉडरेट से लेकर के टफ के लेवल में रखेंगे क्योंकि ये नॉलेज पे डिपेंड करता है। वैसे पढ़ने वालों के लिए तो कोई टफ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम एक कॉमन एस्पेक्ट की बात करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 ये फैक्ट था, और ये भी डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर कोई कर लेगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इसमें से जो आपको पता हो वो तो फिर करेक्ट होगा, अदरवाइज मिस्टेक हो सकते हैं। लाइक ये इको मार्क लेबल को लेकर के है, तो BIC ये इशू करता है, ये आपको पता है। नहीं पता हो मतलब आप अभी समझ सकते हैं। गिवन बाय एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट, इसमें देखो हर किसी को क्लियरिटी होगी क्योंकि इको मार्क से आप क्लियर कर सकते हैं या BIC से क्लियर कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर सेकंड में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा, और जैसे सेकंड होगा एक ऑप्शन आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो 2 पॉइंट है फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें डाउट है। थर्ड में ज्यादा डाउट था बच्चों को। ये एक फैक्ट था जो कि एक रॉन्ग फैक्ट दिया हुआ है, ये 1991 में आप जानते हैं कि ये आया था। तो इको मार्क को लेकर के बी इज द करेक्ट आंसर है। सेकंड इसमें थर्ड जो है ये रॉन्ग है। इसे भी हम मॉडरेट टू टफ में ही रखेंगे।
एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीटली टफ क्वेश्चन है। एक्चुअल में आपने नेट की प्रिपरेशन भले हाल ही में क्लियर किया हो, आप स्टॉकहोम स्टडी किए भी होंगे, 1972 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अर्थ कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, यूटीसी, ये सभी डिस्कस किए होंगे। बट हम स्टॉकहोम के बारे में सिर्फ ये देखते हैं कि ये कब हुआ था और बेसिकली किससे रिलेटेड था, ग्लोबल वार्मिंग का फर्स्ट स्टेप। बट यहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस हुआ है कि आखिर इसमें कितने जो पॉइंट है, प्रिंसिपल है, उस पर डिस्कस हुए थे। तो करेक्ट आंसर 26 है। 26 देखो, जब तक आपने स्टडी नहीं किया है तब तक आप इसे टिक नहीं करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ देखो ये केवल ये पूछता कि विच आर रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस, तो इजी होता, लेकिन मेनली फिर भी मैं इसे इजी में रखूंगा क्योंकि जो लोग थोड़ी सी कम स्टडी करते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। थोड़ा ज़्यादा स्टडी करने वालों से ये मिस्टेक हो सकता है क्योंकि परसेंटेज वगैरह का जब हम कंपेयर करते हैं तो मीथेन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये सिविल वाले कई एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8, द मेल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। ये वैसे तो देखो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर है, या तो मैग्मा या तो लावा। लेकिन अगर आपने ज्योग्राफी के स्टडी किया हुआ है तो आप इन दोनों में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, फैकोलिथ और लैकोलिथ में। लेकिन ये दोनों, इन्हीं दोनों में से करेक्ट आंसर है, आपने चेक कर भी लिया होगा। और इसमें बेसिकली ये आपके क्लास 6 से लेकर के 12 तक की लगभग 1 क्लास को छोड़ करके सभी क्लासों में इन दोनों के बारे में डिटेल दिया हुआ है, तो ये आपने चेक कर लिया होगा। लेकिन जिनसे गलती हुआ है वो बहुत माइन्यूट मिस्टेक से है ये, इसलिए हम इसको 50-50 में रख सकते हैं, मतलब 50% टफ और 50 इजी में। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो ये या तो डायरेक्ट आप तुरंत टिक कर देंगे कि हाँ 8 मैरिज थे। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि एट प्रेजेंट 6 होते हैं, बट एंशियंट टाइम में मैरिज का जो टाइप था वो 8 था, और यहाँ पर एंशियंट एग्जैक्ट लिखा हुआ है। तो आपसे थोड़ी सी या तो डायरेक्ट आप 8 टिक करेंगे, और अगर आपने स्टडी नहीं किया तो मिस्टेक होने की चांस है। मैं इसे इजी में ही काउंट करूंगा 8। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10, दांडी मार्च को किसने नेपोलियन की पेरिस यात्रा कहा। ये टफ लेवल है। एक्चुअल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी एग्जाम के, उसमें रेयरली आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, इसे आप टफ वाले लेवल में रख सकते हैं। वैसे करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने किया था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, आप जानते हैं कि केरल की मोनाजाइट सैंड में ये ये पाया जाता है थोरियम, सबसे ज्यादा परसेंटेज है। वैसे तो यूरेनियम भी होता है, और यूरेनियम फ्यू क्वांटिटी में है, लेकिन सबसे ज्यादा आपके थोरियम होते हैं, इसलिए थोरियम एक करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन इजी में काउंट किया जाएगा क्योंकि नेट आपने क्लियर किया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपके सामने आया होगा। अगर आपने कभी प्रिपरेशन किया हो सिविल वगैरह का तब तो और भी इजी होगा, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जिसमें ये हो सिलेबस में। कुछ और चीजें इस पेपर में क्या चेंज रहा मैं आखिरी में बताऊंगा, जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन के तौर पे, अगर आपको आगे एग्जाम देना है तो आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यू राइफल, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, what was the name of the new rifle which was decided to be used in place of old rifle in 1857। ये देखो, ये कई बार आपकी नज़र से दौड़ा होगा, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे। कंफ्यूज करने की पूरी प्लानिंग थी कमीशन की। ब्राउन बैन, ब्राउन बाइट, ब्राउन बैन एंड बाइट, आपको लगेगा कि इन्हीं में से कोई करेक्ट है, बट एनफील्ड राइफल था, ये करेक्ट आंसर है। ये तभी आपका हो सकता है जब हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपने प्रिपरेशन किया हो। अगर कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड होंगे तो ये इजी है, अदरवाइज ये टफ में काउंट आप कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन ओवरऑल इसे इजी में ही रखिए।
किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ? ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरह से इसको हम टफ में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के जो अनुवाद हैं सभी स्टूडेंट ये समझ रहे थे कि कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये अकबर के टाइम के जो अनुवाद थे उन सभी को पूछा जा सकता है, मतलब इस तरह के फेमस, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट पूछा गया है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है मिस्टेक किए होंगे, पूरी चांस है इसमें। 14 नंबर, ब्रिटिश काल में किसने 2 खंडों में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी? इसे देखो, इसे आप 50-50 में रख सकते हो। इसका रीजन क्या है क्यों हम 50-50 में रख सकते हैं? बिकॉज ज्यादातर बच्चों को पता है कि दादा भाई नेहरूजी ने क्या क्या चीजें इनपुट की, और द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके जो इनकी बुक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इस पर इनका मेन फोकस था। इसके अलावा कोई ऐसा बुक के मामले में अचीवमेंट नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले का भी वही जो 3 बुक है उसी से रिलेटेड इनका मेन वो है। मतलब अगर आपने डिस्कस किया है, कभी स्टडी किया, तो ऐसा आप एनालिसिस कर सकते हैं। तिलक भी लगभग लिमिटेड है, थोड़ा सा गीता की तरफ इनके झुकाव है बुक राइट करने में। तो ऐसे एलिमिनेट करके आप रोमेश चंद्र दत्त को जो है टिक कर सकते हैं। 15, ये मतलब कह सकते हैं कि वैसे तो 50-50 में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा झुकाव इसका इजी की तरफ है, क्योंकि यहाँ पार्ट 4 दिया है जो कि आप जानते हैं कि डीपीएसपी से रिलेटेड है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो 9 है जो कि आप देखेंगे पंचायत से रिलेटेड है। यहाँ पर 8 है, फिर 15 है। तो इस तरह की डिस्कशन जो है आपने देखा होगा, ये 15 में होता है इलेक्शन से रिलेटेड। आप जानते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल 3 to 4 जो है यहाँ पर कंसीडर होता है। आफ्टर दैट आरआरबी कब स्टेब्लिश हुआ? इसे कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये इजी है या टफ है। मतलब अगर आप मेरे से इस पर पूछेंगे तो मैं इसे इजी में काउंट करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है। जैसे कि आरआरबी कब स्टेब्लिश हुआ, एसबीआई कब स्टेब्लिश हुआ, आरबीआई कब स्टेब्लिश हुआ, तो ऐसी चीज़ें काफ़ी बेसिक होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होती है। 1975 में ये इंडिया के 5 जो सिटी हैं वहाँ पर स्टेब्लिश हुआ था। हाँ, ये क्वेश्चन तो वैसे टफ था, मतलब क्वेश्चन टफ था, लेकिन ऑप्शन इजी बना दिया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम इजी में रख सकते हैं कि ज़ोंबी उधार से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? ये जब कोई लोन लेकर के पे ना कर पाए तो उसे पे करने के लिए फिर से एक लोन दिया जाता है। ऐसा गवर्नमेंट कई बार की है, बैंकों के साथ किया था, हो सकता है उसको लेकर के ये करंट बना हो, या जो विजय माल्या उनके साथ भी ऐसा स्टार्ट में हुआ था। तो ऐसी चीजें एक करंट वगैरह में थी जिसके रीजन से आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 आप मेरे से पहले बोल सकते हैं इस पे कि ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें 21A है जिसमें राइट टू एजुकेशन है। आप जानते हैं कि बाद में अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसे ऐड किया गया। नॉर्मल अगर इन सभी पे बात करें तो ये अल्पसंख्यक अधिकार माइनॉरिटी है, तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है ये 29 और 30 में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसमें जो है आप आर्टिकल 23-24 है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में है। इसमें और इसमें थोड़ा सा 1% की डाउट हो सकती है, लेकिन काफी बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए आप मान के चलिए कि ये सब का करेक्ट होगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 19, ये आप जानते हैं कि पेपर 1 में आपका सिलेबस दिया हुआ है जिसमें आपको व्यक्तित्व या पर्सनालिटी डिस्कस करना है, उसी को लेकर के ये क्वेश्चन है। ये देखना है कि इसमें कमीशन ने अच्छा वर्क किया है और बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी को उसने लाया है जो अभी कॉमन मैगजीन में ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो इसमें जो है कह सकते हैं कि अगर आपने पर्सनालिटी को किया होगा तो मैं इसे इजी में ही रखूंगा, आप इसे कर सकते, क्योंकि इन 4 में से एक भी आप पर्सनालिटी को जानते हैं तो इसे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है केवल ये डी को छोड़ करके बाकी सभी में एक भी मैच होता है तो आप कंप्लीट मैच कर सकते थे, 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा। मतलब आप इसे इजी में रख सकते हैं, क्योंकि देखो जिन्हें
सीरियस एग्जाम देना है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार जरूर गो थ्रू करके जाते हैं, तो ये क्वेश्चन उनसे हो सकता है। 20 ये ओलंपिक से क्वेश्चन आना है। सभी लोगों ने कहा था कि गेम सिलेबस में है, ओलंपिक अभी हुआ है तो ओलंपिक से आने के चांस पूरे हैं, लेकिन कमीशन ने इसे टफ बनाने के लिए इंडिया से ना पूछ करके वर्ल्ड से पूछ दिया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला जो गोल्ड मेडल है ये किसने जीता। ये चाइनीज है, यांग कियान फीमेल है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एंड 21, which of the following countries had left China 17+1 एसोसिएशन इन मई 2021? ये थोड़ा सा एक काफी न्यूज में रहा था, सभी न्यूज़पेपरों ने भी इसको प्रिंट किया था। लिथुआनिया ने ऐसा किया था, और ये इंडिया के लिए एक अच्छा मतलब न्यूज माना जाता था, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से इंडिया ने भी स्टार्ट में अपोज किया था, लेकिन उस तरह से स्ट्रॉन्ग वे में अपने पॉइंट को नहीं रख पाया था। और 22 क्वेश्चन, पराक्रम दिवस, ये इजी क्वेश्चन है, आपने स्टडी नहीं भी किया होगा तब भी कहीं ना कहीं इसके बारे में आपने सुन लिया होगा, या इसमें से एक तुक्का भी मारेंगे तो भी आपका करेक्ट होगा। सुभाष चंद्र बोस। सबरी संकल्प योजना यूपी का एक प्रोग्राम है, और ये कुपोषण से रिलेटेड है। इसे आप 50-50 में रख सकते हैं। 50-50 में आप मतलब स्टडी करके गए होंगे तो इसे करेक्ट करेंगे, अदरवाइज ये काफी टफ हो सकता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज, ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था जो नॉर्मली टीचिंग एप्टीट्यूड में आप इसे नहीं स्टडी करेंगे। इसे मेरे हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो मैं इसे टफ में ही रखूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो सभी की तरफ इंडिकेट होगा, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है ये। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 25, ये इजी है और इस पर हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे। ये रिसर्च के जो प्रोसेस हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ये एक इजी क्वेश्चन है, ऐसा आप मान सकते हैं इसको, और लगभग हर किसी का ये सही हुआ होगा अगर कोई ह्यूमन एरर ना हुआ हो तो। अब हम आखिरी पेज पे अपने आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरव्यू? ये रियली टफ क्वेश्चन था और बच्चों से मिस्टेक होने के पूरे चांस हैं इसमें। इसमें से कौन सा नहीं है, तो आप देखेंगे कि जो स्पेसिफिक इंटरव्यू है ये नहीं है, और ज़्यादातर सेमी और इसमें जो है बच्चे टिक किए हैं, तो ये एक टफ क्वेश्चन है, इसको आप टफ में रख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27, इसमें दो में डाउट है बच्चों को, एक तो सीडी देशमुख में और एक शांति स्वरूप भटनागर का, लेकिन करेक्ट आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें कि इसका जिन्होंने भी सी टिक किया होगा ये आंसर करेक्ट होगा। अगर कमीशन किसी तरह से अलग आंसर देता है तो फिर वो अलग बात होगी, लेकिन 99.9% चांस है कि वो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को ही दे। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग? पहले से इसमें से कौन सा किया जा सकता है? ये इजी क्वेश्चन है ज्यादातर। अभी देखो इस पे कुछ अलग आंसर आ जाए तो अलग पॉइंट है ये, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, इसमें अगर आप एलिमिनेट करके देखेंगे तो आप सही टिक कर सकते हैं। 29 भी इजी क्वेश्चन है। ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेज पेजेस इज नोन एज ब्राउजर। इसमें अगर थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन होता तो ये टफ हो जाता, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया था। GPU, ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से 50-50 है। इसमें ज्यादातर बच्चे जो हैं ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी को लगभग कह सकते हैं कि डिलीट कर ही दिए थे। ए भी बहुत कम बच्चे जो है इसकी तरफ जा रहे थे, और सी जो है हमारा करेक्ट आंसर था। सॉरी, डी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये हमारा करेक्ट आंसर था। अब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि कैसी कंडीशन रहे तो ये ठीक पेपर माना जाएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि टोटल जो आपके 30 क्वेश्चन हैं, इस 30 में से 15 क्वेश्चन इजी हैं, 5 क्वेश्चन मॉडरेट फॉर्म में है और 10 क्वेश्चन टफ है। और अगर आपके इस ओवरऑल 30 में से आप मानकर चले कि
20 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं तो आप लगभग फाइट में हैं, इसमें डिमोरलाइज नहीं होना है। अगर आप इसकी जगह पे एक लास्ट पॉइंट है कि 18 तक आते हैं तब भी आप अच्छी फाइट में हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन बढ़ जाएगा कि आपका सब्जेक्ट जो है वो कंफर्टेबल जोन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें भी 45-50 करते हैं फिर आप ऐसे करेंगे तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए रिस्की हो सकता है। और कितनी कट ऑफ जाएगी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी हो सकता है कि कल ही हम इस पे बात करें। उसकी एनालिसिस अब लगभग कंप्लीट हो गई है, तो कल हम इसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके लिए। सो थैंक यू सो मच आप सभी का।